स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद इब्राहिम। बेटा, आज हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से द टर्म होम्योस्टेसिस वो इंट्रोड्यूस बाय वाल्टर बी कैनन। जो होम्योस्टेसिस की टर्म है वो वाल्टर बी कैनन साहब ने इंट्रोड्यूस की थी। ही डिस्क्राइब इट एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। जो होम्योस्टेसिस होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, यानी ये खुद ब खुद होता है, by which biological system maintains stability while adjusting to the changing conditions। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, अपनी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। जो भी चेंजिंग कंडीशंस इन्वायरमेंट होती है उससे उसके रिलेटेड, जैसे कि अगर आपके पास पानी कम है और आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो जो चेंजिंग कंडीशन है उसके हिसाब से बॉडी जो है अपने आप को एडजस्ट करती है। Homeostasis is also essential for continuity of life as it is responsible for the stability of body functions according to the environment। होम्योस्टेसिस जाहिर सी बात एक ज़रूरी एक्सपेक्ट है लाइफ का, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी जो है बरकरार रहती है और उसके फंक्शंस जो है चलते रहते हैं बॉडी के। सही। ऑर्गेनिज्म लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। दीज एनवायरनमेंट है वेरिएबल कंडीशंस। जाहिर सी बात है जो वाटर के कंडीशंस होंगे वो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड ऑर्गेनिजम्स की नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं फ्रेश, जो हमारे पास वाटर, फ्रेश वाटर और मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे पास एक्वेटिक होते हैं जिनको हम कहते हैं, उनके पास वाटर की सप्लाई बेहद ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है वो वाटर में ही रहते हैं। और इसके बरस जो लैंड हैं, लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है ज़्यादा। That is moderate to extreme conditions which influence upon the organism and they tend to develop physical and physiological changes in their body accordingly। अच्छा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं। सही है, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड चेंजेस होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। इन व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हमारे आसपास के जो चेंजिंग कंडीशंस होती हैं उनको हम इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड्स टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट अप टू सूटेबल लिमिट्स। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी लिमिट होती है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम इससे ज़्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ेगा हम लोगों की बॉडी का, तो हम लोगों को फीवर होगा और हमारे बॉडीली फंक्शंस सही से काम नहीं करेंगे। सही है। द बॉडी इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि हम लोग के ब्लड, लिम्फ वगैरह हो गई। फिर टिश्यूज़ आ गए, हम लोग के पास ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर, हार्ट, और पूरा जो सिस्टम होता है जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम लोगों की बॉडी में कितने सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, और हम लोग के पास लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, स्केलेटल सिस्टम मौजूद है। तो ये हम लोग के पास सिस्टम्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एंडोक्राइन एज वेल एज नर्वस सिस्टम। जो हम लोग के पास ये सारे सिस्टम्स हैं, ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है उन कंपोनेंट्स से सिस्टम बनेगा। जो सिस्टम है वो फिजियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड है हम लोग के पास, किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से और नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस और नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से ही हमारे सिस्टम्स वर्क करते हैं। These systems ensure the proper performance of the homeostatic regulatory function like osmoregulation, excretion and thermoregulation। जो ये सिस्टम्स हैं सारे सिस्टम ये इंश्योर करते हैं प्रॉपर परफॉर्मेंस, यानी कि ये इनमें कोई भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। एंड रेगुलेटरी फंक्शन लाइक ऑस्मोरेगुलेशन, हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन है इन सिस्टम्स के, एक्सक्रीशन है और थर्मोरेगुलेशन है। हम लोग का इन चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। द बॉडी इन द बॉडी एंड एडजस्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल और जो हमारे पास एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए चीज़ें काम करती हैं। होम्योस्टैटिक सर्विलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट दैट रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर्स। अच्छा, ये हम लोग के पास फीडबैक सिस्टम क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो कि मेंटेन करता है एक नॉर्मल स्टेट को, उसको हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं सिंपली। सही है।
चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करके रखता है। नॉर्मल स्टेट यानी कि हमारे सारे बॉडी के फंक्शन नॉर्मली वर्क करें, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 रहे, हमें कोई डिहाइड्रेशन ना हो, ऐसे जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं उसको हम लोग उन सब चीज़ों को नॉर्मल स्टेट कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। अच्छा, फीडबैक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम लोग के पास जैसे रिसेप्टर्स में आ जाते हैं, कंट्रोल सेंटर्स एंड अफेक्टर। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि सेंस करते हैं चीज़ों को ना, उनको रिसेप्टर कहते हैं। जैसे हम लोग का स्किन है, उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, मेसिन कॉर्पोरल्स, पेसिन एंड कॉर्पोरल्स वगैरह ना, इन सबको रिसेप्टर्स कहते हैं। कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन है, ऑब्वियसली ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अफेक्टर्स क्या होता है जो कि परफॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ को ना, जैसे कि मसल्स हो गए वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, और ग्लैंड्स सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको अफेक्टर्स कहते हैं हम लोग। रिसेप्टर्स आर दी सेंसरी ऑर्गन्स, वही बातें लिखी हुई। रिसेप्टर्स जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, दैट आर न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये रिसेप्टर जो है हम लोग के पास, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम से, यानी कि नर्व्स के जरिए कनेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम से। डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये रिसेप्टर्स ही होते हैं जिनसे हमारी बॉडी को पता लगता है कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और बाहर। ये रिसेप्टर्स ही सेंस करते हैं और फिर उनका मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल सेंटर होता है, ये आपको बता चुका हूँ। एंड रिस्पॉन्ड बाय कंसर्न अफेक्टर ऑर्गन्स। ये वही बात आ गई कि जो अफेक्टर्स हैं उनको ब्रेन, जैसे कि इसको डायग्राम से समझता हूँ, लोग छोटे सा बना लेता हूँ। ये हम लोग के पास एक रिसेप्टर है, इसके ऊपर आपने ये स्किन है, इसके बाद इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके ये रिसेप्टर ने सेंस किया स्किन ने, सही है। स्किन से हम लोग के पास ये मैसेज गया किसके पास, ब्रेन के पास गया। अब ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ने मैसेज किसको दिया, मसल्स को दिया, मसल्स ने एक्ट किया और जो भी करना था आपने रिस्पॉन्स देना था वो दे दिया, तो मसल्स क्या होगा, अफेक्टर्स होगा, सही है। 100% रिस्पॉन्ड टू द कंसर्न अफेक्टर ऑर्गन्स टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये इसके बाद हम लोग अपने नॉर्मल स्टेट में वापसी आ जाते हैं। फीडबैक सिस्टम, फीडबैक इन बायोलॉजी आर रिस्पॉन्स विद इन अ सिस्टम, मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। अच्छा, फीडबैक जो है किसी भी मॉलिक्यूल, सेल या ऑर्गेनिज्म और या फिर पॉपुलेशन का भी रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स दैट इन्फ्लुएंसेस द कंटिन्यूड एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी सिस्टम के, उसको वर्किंग पोजीशन में लेके आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, दो टाइप्स हैं फीडबैक सिस्टम के भाई। एक है हमारे पॉजिटिव फीडबैक और एक है हम लोग के पास नेगेटिव फीडबैक। पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न विद इंक्रीज और इनिशिएट द चेंजेस ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, वो किसी भी चीज़ को ना इनिशिएट करता है, आपने इस चीज़ को याद रखना है, जो कि इसका की पॉइंट है। इंक्रीज और इनिशिएट किसी भी चीज़ को ना बढ़ाता है। आपको इस तरह समझाता हूँ मैं, जो आउटपुट होता है ना उसको इंक्रीज़ करता है। जैसे कि आपकी बॉडी इंजर्ड हो गई है और उसमें से खून बह रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक जो है क्या करेगा, उसमें क्या होगा कि जैसे खून बह रहा है ना आपके यहाँ से, यहाँ पे प्लेटलेट्स को जमा करने लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, मतलब कि इंटेंस कर देता है सिचुएशन को ना, यानी कि आपका खून बह रहा है तो वो क्या करेगा कि पॉजिटिव फीडबैक कि वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट्स रीच द साइट ऑफ इंजरी थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड रिकग्नाइज। आपको पता होगा प्लेटलेट जो है ब्लड को क्लॉट करते हैं, रिकग्नाइज द डैमेज एरिया एंड बिगिन टू स्टिक टुगेदर एंड स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे प्लेटलेट्स आके जमा होने लग जाएंगे और फिर इसके बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा वहाँ से। इवेंचुअली ब्लड क्लॉट इज फाउंड, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। एंड द पॉजिटिव फीडबैक, एंड पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होमोस्टैटिक। ये देखें हमारे पास वही बात आ गई, इंटेंसिफाई कर देता है हम लोग के पास, यानी इंटेंस सिचुएशन बना देता है उस जगह पे ना, स्टेबल करने के बजाय और ज़्यादा इंटेंस कर देता है। यानी कि अगर यहाँ से खून बह रहा है तो उसको बहते रहना चाहिए, बह के वो ख़त्म हो जाए आपकी बॉडी में से, तब तक बहता रहेगा और फिर सारी सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक की बात करें, अगर हम जिंदा हैं, पॉजिटिव फीडबैक हमारा काम कर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास खून बह रहा है उस जगह पे एक्शन स्टार्ट होगा और वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा होने लग जाएंगे, वहाँ पे ब्लड क्लॉट रुकेगा और फिर एक पूरा क्या नाम है सिचुएशन बन जाएगी वहाँ पे ना एक किस्म की। ये देखें और यहाँ पे हम लोग के ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, सही है। प्लेटलेट्स ने जो है केमिकल रिलीज़ किया, सही है। और फिर फीडबैक साइकिल एंड्स व्हेन प्लग इज फॉर्म, सही है। यहाँ पे हम लोग के पास प्लेटलेट जमा हो चुके हैं थर्ड स्टेप में। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स ने केमिकल रिलीज़ किया उससे और प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होता है, जब भी फिर इसका हम कहते हैं ना खुरान बन गया, वो बन जाता है। नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। देखें आपने याद रखना है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो सप्रेस करता है, सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। ये करता है बॉडी को
नॉर्मल स्टेट पे दोबारा लेके आता है। क्या करता है, नॉर्मल स्टेट पे लेके आता है बॉडी को। एग्जाम्पल, व्हेन इट इज़ कोल्ड आउट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज बिलो द सेट पॉइंट रेंज। अच्छा, अगर जैसे बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे 37 डिग्री यानी सेट पॉइंट से नीचे चला गया, तो फिर क्या होगा? द नेगेटिव फीडबैक विल कॉज द बॉडी टू शिवर। शिवर कहते हैं हम लोग के पास कांपने को ना, शिवरिंग। तो शिवरिंग से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जैसे आप अपने हाथों को अगर रगड़ें तो उससे गर्मी प्रोड्यूस होती है, उसी तरह शिवरिंग से भी गर्मी प्रोड्यूस होती है। एंड अल्टीमेट बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न विद इन अ सेट पॉइंट। तो ये बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है, बजाय इसके कि वो और इंटेंसीफाई करते हैं सिचुएशन को। तो ये आपके बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में लेके आ जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना अभी भी समझ नहीं आया हो शायद पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊं कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, जो कि आप डालते भी होंगे, और उस पर लाइक्स आना शुरू हो गए। तो आप खुश होंगे और आप जो है ना दोबारा उसको चेक करेंगे, दोबारा से पोस्ट डालेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, इनकरेज करेगा। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इनकरेज होऊंगा और वीडियोज़ बनाऊँगा और इससे और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह अगर एग्जांपल ले लें आप नेगेटिव फीडबैक की, तो अगर आप एक कॉन्सर्ट में गए हुए हैं और वहाँ पे म्यूज़िक बहुत तेज़ है, आपने कहा भाई अपने इसकी म्यूज़िक की आवाज़ हल्की करो, मेरे कान फट रहे हैं, तो वो नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल। यानी पॉजिटिव फीडबैक ना इनकरेज करता है और प्रमोट करता है उस एक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ, बल्कि और नेगेटिव फीडबैक जो है उसको सप्रेस करता है एक्शन को, ताकि वो नॉर्मल पोजीशन में आ सके। कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है नॉर्मल हो रही है, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। आई होप के इट मेक सेंस। ऑस्मो रेगुलेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।